हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स की क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो है चला रहे हैं और इसका जो है इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं अपने अपने घरों पे सभी आप लोग सुरक्षित रहिए और अपनी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये चैनल स्टार्ट किया है और आप सभी से जो है निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखते हुए अपने घर में ही रहिए जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, आप बाहर ना निकलें। और जो है अभी आपके एग्ज़ाम्स के बारे में कोई भी सूचना, अभी सही सूचना नहीं मिल पाने की वजह से आपको अभी तक नहीं बताया है एग्ज़ाम्स की। जब तक कोई अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती है तब तक जो है अभी हम ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम नहीं होंगे या एग्ज़ाम होंगे। अभी ये कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि आपके एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। तो आप इन सभी चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें आपको रिवीजन में ये वीडियोज़ आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, जैसा कि पिछली क्लास में हमने इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के सारी लिस्टों के बारे में बता दिया था। ठीक है, इसमें जो आपके लायबिलिटी साइड में 4 लिस्ट होती हैं, A, B, C and D, और इधर आपके एसेट साइड में लिस्ट E, F, G और H। ओके, अब इसके बारे में हमने आपको पूरी अच्छी डिटेल से बताया था कि कौन सी लिस्ट में हम क्या इंक्लूड करते हैं। ओके, अब हम जो है इसमें कुछ जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप इसको पिछले वीडियोस में जाके आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको याद ना हो तो एक बार आप फिर से उसे अच्छे से पूरा सुन के आप देख लीजिएगा कौन सी लिस्ट में हमने क्या पूरी अच्छे से हमने आपको समझाया था। ठीक है, अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि जब कोई इंसॉल्वेंट होता है कोई पर्सन, तो उसकी एसेट्स को क्या एक रिसीवर जो होता है गवर्नमेंट, कह सकते हैं आप, गवर्नमेंट की तरफ से एक अपॉइंट किया जाता है जिसे हम रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, वो आपकी सारी उसके पर्सन की सारी इंडिविजुअल की सारी लायबिलिटी सारे एसेट्स को अपने अंडर में ले लेता है, उसे सेल करके उससे जो भी रिलाइज होता है, जो वसूल होता है उसकी संपत्तियों के बेचने के बाद जो भी मिलता है, उनसे उसके सारे क्रेडिटर्स जो होते हैं उनको पेमेंट करने की जिम्मेदारी को वो निभाता है। ठीक है, तो इसी पर्पस से जो है हमारे जो इंडिविजुअल है जो इंसॉल्वेंट हुआ है उसकी जो है पर्सनल एसेट्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आपका इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसकी जो प्रोफेशनल एसेट्स है, जो आप कह सकते हैं जो उसकी कंपनी में या जो फर्म है या जो बिज़नेस से रिलेटेड जो बिज़नेस एसेट्स हैं, वो तो इंक्लूड होंगी ही, उनकी लायबिलिटी तो होगी, साथ में साथ उसकी प्राइवेट एसेट्स भी इंक्लूड हो जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंट। ओके, इंसॉल्वेंसी या जो फॉर द पर्पस ऑफ जो उसके क्रेडिटर्स हैं उनको जो है पेमेंट करने के लिए। तो इंडिविजुअल की जो भी व्यक्ति दिवालिया हुआ है उसकी बिजनेस की एसेट्स तो ले ही ली जाती हैं और साथ में उसकी प्राइवेट एसेट्स भी, जैसे कोई घर है, वहाँ पे फर्नीचर है, गाड़ी है, कार है, ठीक है, लैंड है, उसमें आपके जो आपका घर है, बिल्डिंग है, उसमें रखा हुआ जितना भी सामान है, सारी प्राइवेट एसेट्स भी आपके इंसॉल्वेंसी के जो है पर्पस से क्रेडिटर्स को पे करने के, उसकी लायबिलिटी पे करने में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट, यानी कोई भी व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट हुआ हो, नो डिस्टिंग्विश विल बी मेड बिटवीन द प्राइवेट एसेट्स एंड द बिजनेस एसेट्स। मतलब कि जो उसकी प्राइवेट एसेट्स हैं और बिजनेस एसेट्स हैं, दोनों में कोई भी अंतर नहीं समझा जाएगा। किस पर्पस से? जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं उस पर्पस से, मतलब उसके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में बिजनेस एसेट्स और प्राइवेट एसेट्स दोनों ही इंक्लूड हम करे जाएंगे। ठीक है, दोनों ही इंक्लूड
किए जाएंगे। ठीक है, पर्सनल एसेट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू पे द बिजनेस लायबिलिटी। ठीक है, जिस तरह से हम बिजनेस एसेट्स को यूज़ करते हैं उसकी लायबिलिटी को पे करने में, उसी तरह से पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उनकी लायबिलिटीज़ को पे करने में। ठीक है, ये देखिए ये वाली लाइन पर्स, और ये हम जो इंक्लूड करेंगे तो इसे कौन सी लिस्ट में शो करेंगे, देखिए पर्सनल एसेट्स आर इंक्लूड इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स टू पे द बिजनेस लायबिलिटीज। ओके, तो जो हमारी बिजनेस एसेट्स हैं वो तो इंक्लूड की जाएंगी, साथ में पर्सनल एसेट्स भी। तो ये सारे ही एसेट्स हम कहाँ पे शो करेंगे, अब आपके मन में आ रहा होगा तो हम इसे ले कहाँ पे जाएंगे, स्टेटमेंट में कहाँ शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको देखिए बताई थी लिस्ट ई। लिस्ट ई में हम सारे ही एसेट्स जो अवेलेबल एसेट्स होते हैं हमारे बिजनेस में उन सबको शो करते हैं, और उसमें क्या एक शर्त लगाई थी हमने कि वो भी कोई भी जो भी एसेट्स हम यहाँ पे लाएंगे लिस्ट ई में वो एज ए सिक्योरिटी यूज़ ना की गई हो। ठीक है, तो हम प्राइवेट एसेट्स को भी इसी में इंक्लूड करेंगे। एक यहाँ पे लिख देंगे कॉलम, जैसे हमने सारे लिखे, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश डिपॉजिट विद सिटर, स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी, फर्नीचर, लाइफ पॉलिसी, अदर प्रॉपर्टीज़, है ना। तो इस यहाँ पे हम प्राइवेट एसेट्स को भी इसमें लिस्ट ई में यहाँ पे एक कॉलम बना के या एक हेडिंग के लिख के यूज़ करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये तो हमारे इंडिविजुअल की बात हो गई, कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल, जो कोई एक व्यक्ति अकेला बिजनेस चला रहा हो, जैसे कोई दुकान है या कोई कंपनी है। ठीक है, तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ लोग मिलके काम करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो उसके और भी फॉर्म्स हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो आप एक सोल प्रोप्राइटर होता है, एक पार्टनरशिप होता है, एक फर्म होती है, फिर कंपनी होती है। तो इन सभी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सब डिटेल से। इनमें बहुत बड़ा, ये अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति जो अकेला बिजनेस चला रहा है, वो अगर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी एसेट्स में प्राइवेट एसेट्स और बिजनेस एसेट दोनों ही इंक्लूड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटी। ओके, अब क्या इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है अगर कोई, तो वहाँ क्या होता है, तो पर्सनल जो उसकी लायबिलिटी होंगी और पर्सनल एसेट्स होंगे, है ना। तो पर्सनल एसेट लायबिलिटी अगर कोई है उसकी, उसको पेमेंट करने के बाद अगर कोई पर्सनल एसेट्स बचती है तब उसको इंक्लूड किया जाएगा फर्म के लायबिलिटी को पेमेंट करने में। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई 2-3 व्यक्ति हैं, मिलके इन्होंने एक फर्म चलाई, ये ए है ना, पार्टनरशिप फर्म इन्होंने खोली, बी है और सी है। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। ठीक है, जिसका कि नाम मान लीजिए ABC लिमिटेड है। ठीक है, तो मान लीजिए ये ABC लिमिटेड जो कंपनी बनी, ठीक है, ABC है, ये पार्टनरशिप फर्म है। इन फ्यूचर इसमें जो है लॉस होता चला गया, जिसके कारण ये इंसॉल्वेंट हो गई। अब ये इंसॉल्वेंट क्यों होगी, क्योंकि इसकी लायबिलिटीज़ क्या हो गई, मोर देन है इसकी एसेट्स से, है ना। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन या आपके पार्टनरशिप फर्म या जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, वो कब इंसॉल्वेंट होंगी, जब उसकी लायबिलिटीज़ मोर देन होंगी एसेट्स से। ठीक है, तो इस कंडीशन में पहुंच गई ये फर्म। तो अब इसको इंसॉल्वेंट हो गई तो ये क्या करेगी, गवर्नमेंट, ये क्या कहते हैं इसको, पिटीशन, एक अपना एप्लीकेशन देगी, पिटीशन फाइल करेगी, जिसके साथ उसे अपना एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के लगाना होता है। ठीक है, एज इट इज़, जैसा हम इंडिविजुअल का बनाते हैं, अभी हमने जैसे आपको बताया था, वैसा ही हम फर्म का भी बनाते हैं। ठीक है, बस इसमें आपको यहाँ पे एक पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई फर्म है, इसकी लायबिलिटी मोर देन है एसेट्स से, तो यहाँ पे फर्म की लायबिलिटी और एसेट्स तो इंक्लूड की ही जाएंगी, साथ में ये A, B और C हैं, ये अलग अलग व्यक्ति हैं, इनकी अपनी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी होंगी, इनकी भी पर्सनल एसेट्स भी होगी, लायबिलिटीज़ भी होगी, पर्सनल एसेट्स भी होंगी, लायबिलिटीज़ भी होंगी। तो इनकी पर्सनल एसेट्स को भी फर्म की एसेट्स में इंक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है, फर्म्स लायबिलिटीज़। पर
क्या है, इसके साथ शर्त ये है कि जो इनकी पर्सनल लाइबिलिटी है उनको पेमेंट करने के बाद जो अगर कोई एसेट्स बच रही है तो ही उसे फर्म की एसेट्स में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ने जो है कहीं लोन ले रखा, इनकी लाइबिलिटी कुल मिला के 10,000 है, ठीक है, 10,000 इनकी लाइबिलिटी है और इनकी जो पर्सनल एसेट्स है ये 20,000 के हैं, ठीक है। तो हम इनके पर्सनल एसेट्स पूरे 20,000 इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे, इनकी लाइबिलिटी, पहले पर्सनल लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे हम, 10,000 हमने पेमेंट कर दिया, उसके बाद हमारे पास कितने बचे, इनके पास 10,000, तो 10,000 जो बचे हैं वो फर्म की एसेट्स में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी है, सी है, सभी के साथ ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। इंडिविजुअल वाले में क्या होता है, इनकी पूरी एसेट्स को जो है कहाँ इंक्लूड हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की लिस्ट ई में फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटी, ठीक है। और इन पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में क्या होता है, इनकी पर्सनल लायबिलिटी को पे करने के बाद जो एसेट्स बचती है ना, उस एसेट्स को हम इंक्लूड करेंगे फर्म की एसेट्स में, ठीक है। क्योंकि फर्म क्या है, इंसॉल्वेंट हो गई है। जब फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो ये फर्म जो है कंपनी ख़त्म हो जाएगी, तो इनकी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये सारे जो पार्टनर्स हैं एसेट्स के लिए, प्रॉफिट के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की थी, तो जो लॉस हो रहा है तो उसकी भी तो पार्टनरशिप होगी ना इनकी, तो लॉस भी इन्हें बियर करना होगा, ठीक है। और इस लॉस को बियर करने में इनकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर भी लायबिलिटी आएगी, पर इनकी पर्सनल लायबिलिटी को पे करने के बाद जो एसेट्स बचती है उसी को हम फर्म की एसेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अभी अब जब आप इसको इसके एग्जांपल्स आप आगे जब पढ़ेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तब आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आफ्टर पेइंग पर्सनल लायबिलिटीज़, है ना, फ्रॉम द पर्सनल एसेट्स, मतलब अगर उस व्यक्ति की या पार्टनर की कोई पर्सनल लायबिलिटी है, उसको पेमेंट करने के बाद ही उसकी पर्सनल एसेट्स को यूज़ करेंगे हम। क्यों, कहाँ पे यूज़ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, पार्टनरशिप फर्म की स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ पे ऑफ द बिजनेस लायबिलिटी, है ना, बिजनेस की लायबिलिटी को पे करने में, ठीक है। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, देखिए क्या होता है, जब हमारे घर है, कोई हमारी प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, हमारी डेली यूज़ की सामान होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या इसमें लॉ में एक वो है आपका, कह सकते हैं इसमें उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया गया है। क्या है, वैल्यू एक्सीडिंग ₹300, ठीक है। 300 तक का जो भी सामान होगा, पहनने के कपड़े होंगे उसमें, चाहे बेड होगा, कुकिंग, ठीक है, यूटेंसिल यानी बर्तन होंगे, उनको छोड़ के, मतलब 300 तक के जो सामान है उसको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वाले जितने भी होंगे आइटम्स, उन सभी को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा अंडर प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट। एसेट्स एज प्लेज्ड अगेंस्ट secured and partly secured creditors, ठीक है, may be show in the statement of affairs only if become surplus after paying of fully and partly secured creditors, ठीक है। तो जो भी हमारी एसेट्स होंगी अपने घर में, कपड़े होंगे, बर्तन होंगे, उनमें 300 रुपीज़ तक की कॉस्ट तक का जो भी टूल्स होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद सारे ही जो है हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एज ए एसेट्स। और ये क्यों यूज़ किए जाएंगे, अगर सिक्योर्ड हैं तो उसको छोड़ दिया जाएगा, मतलब अगर हमने क्या बताया था, अगर पार्टली सिक्योर्ड है या फुल्ली सिक्योर्ड में कोई चीज़ एज ए सिक्योरिटी रखी गई है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सारी चीज़ें हम लिस्ट ई में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फुल्ली सिक्योर्ड एसेट्स आर शो इन द एक्सपेक्टेड टू रैंक कॉलम, ठीक है। जो फुल्ली सिक्योर्ड है वो हमें कहाँ शो करना होता है, एक हमने बताया था आपको, इस साइड में लेफ़्ट साइड में एक हमारा ग्रॉस एसेट्स ये वाला, ठीक है, इसमें यहाँ पे शो करते हैं। फुल्ली सिक्योर्ड को हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं, ठीक है, हमने बताया भी था आपको, ठीक है। पार्टली सिक्योर्ड को हम बाहर के कॉलम में शो करते हैं, ठीक है, नॉट शो, देखिए हमने बताया था ना, एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में इसे शो नहीं करेंगे, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये तो हमारी लायबिलिटी पूरी कवर हो गई ना,
जो भी हमने सिक्योरिटी, यहाँ पे तो कोई लायबिलिटी बचेगी नहीं क्योंकि फुली सिक्योर्ड है, हमने जो है सरप्लस बचेगा। यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, सरप्लस की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, ये लिस्ट बी के बारे में कहा जा रहा है। ठीक, लिस्ट सी में हमारे आते हैं पार्टली सिक्योर्ड, है ना, एसेट्स। आफ्टर पेइंग पार्टली सिक्योर्ड डेट्स विल बी शो इन द कॉलम ऑफ एक्सपेक्टेड टू रैंक। पार्टली सिक्योर्ड में जो हमने सिक्योरिटी रखी है उसको, उसके थ्रू हम डेट को पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसे हम एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में शो करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई। इसमें हमने आपको बताया था क्या था, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे लोन 10,000 के हैं, सिक्योरिटी की वैल्यू 5,000 है, तो 5,000 के डेप्ट हमारे पेमेंट होने से अभी भी बचे हुए हैं। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है, ये डेप्ट बचे हुए हैं, इसे एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मान के हम एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में शो करेंगे। यहाँ पे हमने बताया भी था आपको। ठीक है, यहाँ पे हम लिस्ट सी के अमाउंट को यहाँ पे शो करते हैं और ये लिस्ट बी के अमाउंट को हम यहाँ पे शो नहीं करते हैं, इसे एज ए सरप्लस माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम शो नहीं करते हैं, अंदर ही के शो करके इसे यहीं पे बंद कर देते हैं। ठीक है, देखिए आगे अब क्या है, अगर कोई दिया है बिल डिस्काउंटेड और उसे वो डिसऑनर्ड हो गया है तो इसे कहाँ इंक्लूड करेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, लिस्ट ए में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से बार बार पढ़ते हुए इन्हें लर्न करना है। जब आप इसे बार बार पढ़ोगे, 2 बार 3 बार आप वीडियोस को सुनिए तो ये अपने आप आपको लर्न हो जाएंगी और फिर आप इनके साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अभी इसको क्वेश्चंस भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। अब देखिए सबसे पहले, अब ये होने के बाद आप ये डिफरेंस इसको बता दें हम। देखिए ये जो आपका चैप्टर है इसमें से आपके कह सकते हैं आपकी थ्योरी और आपका जो है प्रैक्टिकल, दोनों ही पोर्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थ्योरी के भी बहुत, इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आना ही आना है आपको एग्ज़ाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हर बार मिलता है ये हम लोगों को एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि बैलेंस शीट क्या होता है, हर साल बनाते हैं हम लोग, हर साल ईयर के एंड में बनाते हैं। और ये वाला जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये हम कब बनाते हैं, जब हम या जो कोई फर्म है या जो कोई इंडिविजुअल है वो क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या है, हम लायबिलिटी और एसेट्स को शो करते हैं, इसमें कोई हम लिस्ट नहीं तैयार करते हैं, इसमें सीधे हमने लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी शो कर दी, एसेट साइड में एसेट्स। पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या करते हैं, एज पर लिस्ट हम बनाते हैं, लिस्ट A B C D E F G H। ओके, अच्छा अब इसके पॉइंट्स देख लीजिए। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द सेक ऑफ प्रोप्राइटर एंड अदर्स, ये क्यों बना जाता है, जो बिजनेस का स्वामी है या किसी अदर पार्टीज़ के जो है सेटिस्फैक्शन के लिए बनाया जाता है। और ये क्यों बनाया जाता है, ये कोर्ट के सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट में हम क्या करते हैं, अपने इंसॉल्वेंट होने की पिटीशन पे शो करते हैं, देते हैं, तो उसके साथ हमें ये स्टेटमेंट देना होता है एज अ प्रूफ कोर्ट को कि हमारी लायबिलिटी एसेट्स से ज़्यादा है और इसलिए हम इंसॉल्वेंट होने की अपील कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर फॉर ऑल द ईयर्स, ये हम बता चुके हैं, सभी हर ईयर में आपको बनाना है, एंडिंग ईयर में ड्यू। ठीक है, जब भी आपका साल ख़त्म होता है, और ये जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाता है तभी बनाया जाता है, ये हर साल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये वाला जो हमारा बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, हम फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और ये हम क्यों बनाते हैं, हम ये शो करने के लिए बनाते हैं कि हम अपने डेप्टर्स को पे करने में कैपेबल नहीं है, इस चीज़ को शो करने में हम बनाते हैं। इट एग्जिबिट्स द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसमें हम क्या बुक वैल्यू पे शो करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पे, जिस वैल्यू पे हमने एसेट्स एक्वायर किया था, लायबिलिटीज एक्वायर की थी। ठीक है, अगर हमने कोई एसेट 10,000 में ख़रीदा था तो हम 10,000 ही शो करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू। ओके, और ये वाला जो हम बनाते हैं इसमें हम बुक वैल्यू तो शो करते हैं, साथ में रियलाइजेशन वैल्यू भी शो करते हैं, है ना। हमने कोई एसेट्स मान लीजिए 10,000 में ख़रीदा था और एट प्रेजेंट टाइम में वो 12,000 में बिक रही है, तो हम दोनों ही वैल्यू शो करते हैं। ठीक है, अभी आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देखा था, उसमें तो आपने देखा था उसमें आपके अंदर की तरफ आपको एसेट्स की बुक वैल्यू लिखना होता है और बाहर की तरफ
आपको बाहर के कॉलम में उसकी रियलाइजेशन वैल्यू, ठीक है। इसमें जो है हम ये वाली जो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स इंक्लूड करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, फिक्टिटियस हो, ठीक है, नॉन फिक्टिटियस हो। पर इसमें क्या करते हैं, जो हम टेंजिबल को ही इंक्लूड करते हैं, इनटेंजिबल को इंक्लूड नहीं करते हैं। इट एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड्स का मतलब होता है बाहर कर दिया जाता है। ये किसको बाहर कर देता है, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जो हमें दिखते नहीं है, जैसे एज ए गुडविल हो गए, बनावटी होती संपत्तियां जो होती हैं, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, आपके जैसे आपने डिस्काउंट ऑन शेयर्स हो गए, डिस्काउंट ऑन आपके डिवेंचर्स हो गए, ठीक है, ये सब हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आता है, ऑल लायबिलिटीज इंक्लूडेड प्रेफरेंशियल आइटम आर शो ऑन लायबिलिटी साइड। इसमें सारे ही लायबिलिटीज चाहे वो प्रेफरेंशियल हो चाहे नॉन प्रेफरेंशियल हो, लायबिलिटी साइड में हम शो करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल डेब्ट्स आर शो एज द डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल एसेट्स अवेलेबल। इसमें क्या करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को क्या करते हैं, एसेट साइड में ले जाके लेस कर देते हैं पहले, उसके बाद ही हम कुछ करते हैं, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ, ये हमेशा हर साल के लास्ट में बनाते हैं। और ये कब बनाया जाता है, जब भी हम इंसॉल्वेंट होंगे, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ईयर एंड होगा तभी हम इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, कभी इन डेट आपकी ईयर एंड नहीं होता है, पहले ही आप इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये चीज़ है, ठीक है। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि हमें इसी डेट को बनाना है। जब भी कोई कंपनी या इंडिविजुअल फर्म आपकी क्या हो जाएगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी, उस डेट को हम यह स्टेटमेंट तैयार करते हैं। इट हैज़ नो लिस्ट, हमने ये बताया था, इसमें कोई लिस्ट नहीं तैयार करते, ना ही कोई ग्रुप तैयार करते हैं एसेट्स का, ठीक है। सीधे हमने यहाँ कैश है कैश लिख दिया, फर्नीचर है फर्नीचर लिख दिया, मशीन है बिल्डिंग है सब हमने एज इट इज, लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, क्रेडिटर्स हैं बिल्स पेबल हैं, ठीक है, एज इट इज़ हमने लिखते गए। पर हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करते हैं, इसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या अकॉर्डिंग टू उनकी जो आप कह सकते हैं कैटेगरी। हम एक लिस्ट तैयार कर देते हैं, जैसे लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, लिस्ट बी में फुल्ली सिक्योर्ड आएंगे, लिस्ट सी में पार्टली आ जाएंगे, लिस्ट डी में प्रेफरेंशियल आ गए, ठीक है। इस तरह से आपकी एसेट साइड की भी लिस्ट है ई एफ जी एच, ओके। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट क्लासीफाई क्रेडिटर्स अमंग अनसिक्योर्ड। अब इसमें क्या है, हम जो आपके क्रेडिटर्स हैं उसको अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड में क्लासीफाई नहीं करते हैं, ठीक है। पर जो हम स्टेटमेंट जब तैयार करते हैं ऑफ अफेयर्स, इसमें क्रेडिटर्स को हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड एंड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शो द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स लेस डेप्रिशिएशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू शो करते हैं और उसमें से डेप्रिशिएशन हम लेस कर देते हैं। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट शो एज द एसेट्स एट बुक वैल्यू ऑफ विच दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द मार्केट। और इसमें हम बुक वैल्यू शो करते हैं और साथ में साथ मार्केट में जिस वैल्यू पे ये हमारी एसेट्स बिक जाए उस वैल्यू को हम शो करते हैं, ठीक है। ये मेन डिफरेंसेस हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको, अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। किस में क्या करते हैं, किस में नहीं क्या करते हैं, ठीक है। इस चीज़ बस इसी को लिखना है आपको वहाँ पे बैलेंस शीट में और स्टेटमेंट में आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो बस आपको बस यही चीज़ें, उसकी क्वालिटीज़ और उसकी उनको जो है आप डिफ्रेंशिएट आराम से कर लेंगे जब आप इसको अच्छे से इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है। देखिए इसमें और भी डिफरेंसेस है, ठीक है। इट सेपरेट पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ फ्रॉम द, इसमें कोई पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ इंक्लूड नहीं करते। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इट इम्प्लाइज बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ अकाउंट, इसमें जो हमारे बुक्स हैं अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस भी हम इंक्लूड करेंगे। और इसमें क्या होता है, रियलाइजेबल वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। बुक वैल्यू की बजाय हम क्या करेंगे, उनकी रियलाइजेबल वैल्यू भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इट कंटेन्स आइटम एंड कैपिटल प्रॉफिट ड्राइंग, इसमें सारे आइटम्स हम इंक्लूड करते हैं। आपको बताया था कैपिटल भी आएगी, प्रॉफिट भी, ड्राइंग भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। पर जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में है इसमें इस तरह की कोई भी आइटम आपने देखा होगा शो नहीं करते हैं। स्टेटमेंट में हम इन आइटम्स को शो नहीं करते हैं, चाहे कैपिटल, एसेट्स, कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है, इंडिविजुअल इज नॉट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एनी एक्ट। बैलेंस शीट क्या किसी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है। बैलेंस शीट के लिए आपने आज तक सुना है कि कोई एक्ट है बैलेंस शीट एक्ट? बैलेंस शीट एक्ट नाम से कोई चीज़ सुनी है आपने? नहीं, ठीक है।
ये जो है आपके अकाउंटिंग थ्योरी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, ये अकॉर्डिंग टू हमारे इंसॉल्वेंसी एक्ट बनाया जाता है, जो कि हमने आपको बताया था 2 एक्ट हैं। एक क्या है, टाउन्स एक्ट, प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट, एक प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट है, ठीक है। ये हो गया, ये आपका डिफरेंस हो गया। अब आपको डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। अब ये जो है पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में बताएंगे। पहले एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है हमने अभी आपको बताया, उसको कैसे तैयार करते हैं उसका एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन में अगर आपको सारी चीज़ें बता दी जाए तो आप भूल जाओगे और उस आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में हम आपने जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में पढ़ा होगा, एक लिस्ट एच आती है ना, लिस्ट एच जी के बाद लिस्ट है, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, ठीक है। तो ये जो हमारी डेफिशिएंसी आती है, कमी आती है, इसे हमें निकालना होता है। और ये क्यों आती है, ये कौन कौन से आइटम्स के जो है कारण आ रही, कहाँ हमें लॉस हुए हैं, उसके कारण में उसे शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं, कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, और फिर इसका जो है आपके डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या क्या हम शो करते हैं, कौन से साइड में क्या शो करते हैं, ठीक है, ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये है On 1st April 2003, Mohan commenced business with a capital of 63,500, ठीक है। बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया, कैपिटल इतनी इन्होंने लगाई। इनके प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ईयर के, 2-3 ईयर के इन्होंने एक प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। लॉस भी दिए हुए हैं, ये सारी ड्राइंग्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखिए, फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट्स ऑफ मोहन एस एट 31 मार्च 2006, ठीक है। ये 2006 का जो था एग्जाम्पल माई बुक में था, उससे हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। और उसको हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है थोड़ी क्या कह सकते हैं आप, वाइट बोर्ड की जो है समस्या थी, तो इस वजह से हमने टाइप करके ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेके आए हैं। और हम इसमें आपको हमें सिर्फ समझाना है, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई समस्या आपको आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, आगे हम कोशिश करेंगे वाइट बोर्ड के थ्रू भी कराने की, ठीक है। पर हमें लगता है ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगा भी और क्लियर समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हमें इसमें सिर्फ ये देखना है पहले क्या क्या आइटम्स गिवन है। देखिए, कैश गिवन है, स्टॉक इन ट्रेड यानी ये क्या है, हमारा इन्वेंट्री है, डेप्टर्स है, गुड डॉटफुल बैड है, फिक्चर्स एंड फिटिंग है, इन्वेस्टमेंट है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिए हुए हैं जिसमें कि 10,000 ऑफ हिज वाइफ से इन्होंने लिया है, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर की अमाउंट दी है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो इसके पीछे रखी गई है वो भी दी हुई है 35,000। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स टोटल दे दिए, इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। स्टॉक है, द स्टॉक इन ट्रेड से कितना मिल रहा है, सबकी एसेट से कितना कितना इन्होंने रियलाइज़ किया, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू, आपको किसके अकॉर्डिंग बनाना है, लिस्ट। बस आपको इसमें क्या देखना है, जो आपके सारे आइटम्स दिए हैं इसमें से आप लिस्ट, कौन सी लिस्ट में क्या क्या आइटम आप ले जा सकते हो वो यहाँ इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इस तरह से कॉलम बना लेंगे, ठीक है। जितने कॉलम हैं 1 2 3 4 5 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। ये अंदर वाला कॉलम हम अपनी सुविधा के लिए बना लेते हैं, नहीं तो नहीं भी बनाते हैं, हम ऐसे ही थोड़ा ये अंदर वाला डिटेल वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि हम यहाँ पे डिटेल इस तरह से लिख सकें, ठीक है। पहले में ग्रॉस लाइबिलिटीज़, दूसरे में लाइबिलिटीज़, ठीक है। तीसरे में एक्सपेक्टेड टू रैंक का मतलब होता है जो हमारी यहाँ पे लायबिलिटी है वो हम नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स की डिटेल और यहाँ पे एस्टिमेटेड टू रियलाइज, ठीक। सबसे पहले हमने बताया था एक लिस्ट ए आती है, उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम इंक्लूड करते हैं। देखें यहाँ कहीं दिया हुआ है, ठीक है, 1,30,000, ठीक है। जो है ये क्या है, हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको दिए हुए, इंक्लूडिंग टू 10,000 हिज वाइफ, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड दिया हुआ है 10,000 हिज वाइफ से,
ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से कोई डिटेल नहीं दी हुई है। जब कोई डिटेल ना दी हुई हो कि ये जो वाइफ से लोन लिया है इन्होंने कौन से धन से, हमने आपको बताया था स्त्री धन, ठीक है। जब स्त्री धन कब होता है, जब वाइफ की अपनी पर्सनल इनकम से उसने दिया हो, ठीक है। जब यहाँ कोई डिटेल ना दिया हो कि इसने अपने हस्बैंड्स के अमाउंट से लेके दिया या स्त्री धन से, तो इसे हम स्त्री धन से ही मान लेते हैं, ठीक है। तो जब स्त्री धन से मानेंगे तो इसे एज ए लोन माना जाएगा, ठीक है। और अगर जब स्त्री लिखा होगा कि उसने अपने हस्बैंड्स की इनके थ्रू जो भी उसने इनकम था उससे बचा के दिया हुआ है तो उसे हम लोन नहीं मानते, तब हम इसे यहाँ पे इंक्लूड ना करते। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई डिटेल आपको गिवन नहीं है तो इसे हम मान लेंगे 1,30,000 मतलब 10,000 आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड मान लेंगे, ठीक है। 1,30,000 यहाँ आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको क्या भी हमने ये सिंपल क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा। पहले हम ये आपको सिखाएंगे कि लिस्टों में हम कैसे अमाउंट को ले जाते हैं, कौन से आइटम को हम कौन सी लिस्ट में फिट करना है हमें, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे आगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी लेकर हम आएंगे, ठीक है। देखिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमको देना है 1,30,000, ठीक है। तो पहली लिस्ट क्या थी हमारी, अनसिक्योर्ड, हम यहाँ लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, ठीक है। कोई इसमें झमेला है ही नहीं, कुछ कैलकुलेट करना नहीं, सीधे अमाउंट लिखने हैं मेरे यहाँ पे 1,30,000 ग्रॉस में भी और एक्सपेक्टेड दोनों में 1,30,000 हमने नोट कर दी, ठीक है। सेकेंड हमारी क्या लिस्ट आती थी, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी। अब हम यहाँ पे देखेंगे फुल्ली सिक्योर्ड कौन सी होगी, यहाँ पे तो है नहीं कोई। अब देखिए यहाँ लिखा है सिक्योर्ड क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर्ड हमने क्या बताया था, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट लोन अमाउंट से ज़्यादा हो। देखिए यहाँ पे लोन अमाउंट कितनी है 25,000, ओके। और इसके पीछे सिक्योरिटी दिया है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पीछे सिक्योरिटी कितनी 35 है, यानी लोन अमाउंट से ज़्यादा है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई फुल्ली सिक्योर्ड। ये हम कहाँ ले जाएंगे लिस्ट बी में, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी 25,000 प्लस सिक्योरिटी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 35,000, ठीक है। 10,000 हमारे पास क्या है सरप्लस, यहाँ पे नोट कर लेंगे सरप्लस एज पर कंट्रा और इस अमाउंट को हम अंदर ही की तरफ लिखेंगे। एक्सपेक्टेड टू रैंक के कॉलम में हम नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये हमारा सरप्लस है, ये सरप्लस हमारा एसेट्स माना जाएगा और कंट्रा का मतलब ये हुआ इसे हम बाद में ले जाके इधर एसेट्स में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी लिस्ट क्या आई थी, क्या कहते हैं इसे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट सी। पार्टली सिक्योर्ड कौन से होते हैं, जो कि हमारी लोन अमाउंट से हमारी क्या होती है कम की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कहीं कोई है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इस पर तो है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई सिक्योरिटी और नहीं है, ठीक है। और कोई लोन भी नहीं है, ना ही कोई इसके पीछे सिक्योरिटी, ठीक है। यानी इस कॉलम के लिए हमारे पास कोई आइटम नहीं है तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। लिखेंगे जरूर, यहाँ नोट जरूर करेंगे, यहाँ पर कोई लायबिलिटी हमारी नहीं है तो यहाँ नील का डैश का कॉलम बना देंगे। नेक्स्ट हमने क्या बताया था, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आता है हमारा एज पर लिस्ट डी। यहाँ पे भी आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना ही नहीं है, पूरे इन्होंने टोटल आइटम उठा के दे दिया 1900, ठीक है। इसको हमने यहाँ नोट कर दिया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी 1900, ठीक है। और ये जो 1900 है जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है हमने क्या बताया था, इसको हम अंदर के कॉलम में ही लिखते हैं और यहाँ लिख देंगे डिडक्टेड एज पर कंट्रा। कंट्रा का मतलब होता है इसको हम डिडक्ट करेंगे आगे जाके। यहाँ पे क्या है सरप्लस है तो इससे सरप्लस को ऐड करेंगे और डिडक्टेड का मतलब इसको हम लेस करेंगे एसेट्स में जाके, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है लिस्ट ए की और लिस्ट सी की अमाउंट हम बाहर के कॉलम में नोट करते हैं और लिस्ट बी और लिस्ट डी की अमाउंट को हम क्या करते हैं अंदर के कॉलम में रखते हैं, इन्हें हम बाहर नहीं लिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताया गया है कि कौन से लिस्ट में हम कौन से आइटम को फिट करना है, ये पहले आपको सीखना है, ठीक है। अब देखिए अब आया हमारा एसेट साइड, ठीक है। सारी लायबिलिटी साइड हमारी हो गई। अब एसेट साइड में है प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई। तो हमने क्या बताया था, लिस्ट ई में सारे ही आइटम्स आ जाएंगे जो कि हमने एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा है, ठीक है। तो कैश आ गई हमारी, ये आ जाएगा लिस्ट ई में, स्टॉक आ जाएगा लिस्ट ई में, ठीक। अब ये जो हमें डेप्ट है ये हमारा कहाँ जाता है, लिस्ट जी में आता है, ठीक है। नहीं लिस्ट
DEF, ठीक है, इसमें आएगा, ये अब इसमें आएगा नहीं। अब ये एसेट्स आ जाएगा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स ये सब आ जाएंगे, ठीक। अब ये देखिए कैश आ गया, ठीक है, कैश की तो वही जो अमाउंट है वही है, इन्वेस्टमेंट आ गए, स्टॉक आ गए, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आ गए, ठीक। जो इसकी बुक वैल्यू है वो हमने अंदर की तरफ लिख लिया। अब हमें ये देखना है इसकी रियलाइजेशन, कैश की तो जो है कैश की एज इट इज़ होगी, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पे 10,000 बुक वैल्यू है, अब हम यहाँ पे देखेंगे द स्टॉक इन ट्रेड विल रिलाइज, स्टॉक इन ट्रेड से कितना रिलाइज हो रहा है 6,660, ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड से इतना हमारा रिलाइज हुआ है, ठीक। तो ये जो रियलाइजेशन वैल्यू है इसे हम बाहर के कॉलम में लिखते हैं। ये देखिए स्टॉक 10,000, रियलाइजेशन वैल्यू इसकी कितनी है 6,660, ये हमने यहाँ लिखा, ठीक। नेक्स्ट हमारा फिक्सचर्स एंड फिटिंग, फिक्सचर्स एंड फिटिंग से जो है क्या बता रहे हैं रियलाइजेशन, ये सारे जो दे रखा है यहाँ पे ये रियलाइजेशन वैल्यू दिया है इन्होंने, ठीक है। रियलाइज फिक्सचर्स एंड फिटिंग से कितने हैं 2,820, फिक्सचर्स एंड फिटिंग हमारे टोटल कितने थे 5,640, जो बुक वैल्यू है वो अंदर की तरफ लिखा और जो हमारी रियलाइजेशन वैल्यू है बाहर की तरफ लिखा, ठीक। ये हो गया हमारा लिस्ट ई की प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब तो लिस्ट ई के लिए कोई आइटम है नहीं, ठीक है, देखो ये हो ही गया, ये होगा, ये वाले आइटम हमारा लिस्ट एफ के लिए है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कर लिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो हमारे एज ए लाइबिलिटी है, यहाँ से कोई बचा नहीं हमारा। अब लिस्ट एफ देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है बुक डेब्ट्स अकॉर्डिंग टू लिस्ट एफ, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, गुड, डाउटफुल, बैड। तो सबकी वैल्यूज़ जो एक्चुअल वैल्यूज़ है वो हमने अंदर की तरफ लिख ली। गुड के कितनी है 70,000 मेरा, ठीक है, डाउटफुल के 18,000 और बैड के 15,000, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, गुड वाले क्या होते हैं पूरे रियलाइज होते हैं, गुड में जितने अमाउंट होंगी वो टोटल अंदर भी उतना ही बाहर भी उतने ही आएंगे। डाउटफुल 18,000 है यहाँ पे। अब डाउटफुल के बारे में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, क्या लिखा था बैड एंड डाउटफुल डेट से हमारा कितना मिल रहा है 6,000, ठीक है। तो डाउटफुल वाले से हमने 6,000 रिलीज हुआ, और जो बैड वाले होते हैं वो हमेशा ही पूरे डूब जाते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं मिलता है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, गुड वाले से फुल अमाउंट हमें रियलाइज़ होगी और बैड वाले से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमेशा ये पूरी अमाउंट डूब जाती है। और डाउटफुल वाले में आपके गिवन होगा हमेशा कि इसमें से हमें कितनी रियलाइज़ हुई है, 18,000 में से 6,000 हमें मिल पाए, ठीक है। ये हो गया बाहर के कॉलम में हम जो हमारी रियलाइजेशन वैल्यू यानी जो हम वसूल कर पाए हैं इन एसेट्स के थ्रू उन्हें हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। अब सारे आइटम्स हमारे आ गए, अब कोई आइटम यहाँ पे देखिए आपका बचा नहीं है, ठीक है। ये हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो सरप्लस था इसे हम ले आएंगे इधर, ठीक है। अब ये हम ले आए, अब हाँ एक ई हो गई, एफ हो गई, बिल्स रिसीवेबल एज पर लिस्ट जी, इसके लिए कोई आइटम है नहीं, इसे हम खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो सरप्लस यहाँ हमारा 10,000 का अवेलेबल था इसे हम ले आके यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, हमने टोटल कर लिया, ठीक है। लिख लेंगे सारा टोटल कर लिया हमने। ये हमारी टोटल यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कितनी आई थी 1,30,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1,02,780 आ रहा है, इसे आप टोटल कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो हमारा टोटल एसेट्स आया है इसमें से सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे क्या थे 1,900, तो यहाँ पे लिखेंगे डिडक्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कंट्रा, 1,900 हमने यहाँ से लेस कर देंगे पहले, तो यहाँ पे बच गए हमारे 1,0880 रुपीज़, ठीक है। अब ये हमारी टोटल एसेट्स हमारे पास इतने अवेलेबल हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है 1,30,000। जो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आप ये जो डिफरेंस निकालोगे तो क्यों देखिए आप देख रहे हैं लाइबिलिटीज़ हमारी मोर देन है, कितनी है 1,30,000, ठीक है। और एसेट्स कितनी है हमारे पास अवेलेबल 1,00,000, ठीक है 880, ठीक है 880 ये आपके पास एसेट अवेलेबल है। तो इनके बीच को जब आप लेस करोगे तो ये अमाउंट आप प्राप्त हो जाएगा 29,120, 29,120। तो ये जो अमाउंट आया है ये आपका डेफिशिएंसी की अमाउंट आई है, ठीक है, ये आपका डेफिशिएंसी आ गया। तो अब यहाँ पे लिखोगे डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच, इसी को आपको क्या करना होता है कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। ये अभी हमने ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपका, इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा आइटम हम कहाँ फिक्स करेंगे,
ठीक है, कौन से आइटम को हम कहाँ ले जाते हैं, किस कैटेगरी में हम कैसे कौन से आइटम को फिक्स करेंगे। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, अब इसके आगे डेफिशिएंसी अकाउंट बनाया गया है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये जो डेफिशिएंसी आई है वो क्यों आई है, किन वजह से आई है। तो अब हम आपको डेफिशिएंसी अकाउंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तब आपको ये पढ़ाएंगे, आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अभी हम आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी आपको लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, इसमें तो आपको सारे आइटम्स रखे हुए थे, कुछ भी कैलकुलेट आपको नहीं करना था। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये पूरा वीडियो आप देखिएगा अच्छे से, और इसके पहले के इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं उनको अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। आपको हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है आपको समझाने का। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है इसको समझने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और लाइक भी करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस